नमस्कार मित्रों। आज का विषय है समकालीन कविता और मुक्तिबोध। समकालीन कविता और मुक्तिबोध को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न हमेशा से परीक्षा में पूछा जाता है। मुक्तिबोध समकालीन कविता के सशक्त कवि हैं। इस कथन के आलोक में मुक्तिबोध के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न को समझने से पहले सर्वप्रथम मैं आपको थोड़ा सा परिचय मुक्तिबोध का बताऊंगा, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ ऐसे व्यक्तित्व एवं महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनका उचित समय पर और उचित साहित्यिक मूल्यांकन नहीं हो पाया। तथाकथित कारणों से वे उपेक्षित हुए और उन्हीं लोगों में गजानन माधव मुक्तिबोध और उनका कृतित्व उसी श्रेणी में आता है। लेकिन अब उनके विवेचन, विश्लेषण और पठन पाठन की ओर हिंदी साहित्य के विद्वानों का एक प्रकार से ध्यान गया है, यह ध्यान दिया जाने लगा है। वस्तुतः मुक्तिबोध की कविताओं का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, किंतु अत्यंत खेद का एक विषय है कि मुक्तिबोध हमारे समकालीन कवियों में इतने प्रमुख कवि होते हुए उनका यथा समय उनका और उनके कृतित्व का मूल्यांकन एक प्रकार से उचित प्रकार से नहीं हुआ। उनके व्यक्तित्व और उनके आर्थिक स्तर के पूर्वाग्रहों से दूषित ये जो साहित्यिक समाज है, इन्होंने कहीं न कहीं उनके साथ में अन्याय किया है। खैर, इसके बाद अब चूँकि मुक्तिबोध को आलोचकों ने, हिंदी साहित्य के विद्वानों ने एक सम्मानजनक स्थान दिया है और जनहितवादी उनका जो पक्ष था, उनकी जो कविता का जो समाज के लिए जो समर्पण था, उसको अब पूरा साहित्य में सम्मान दिया जाने लगा है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। ये ऋग्वेदी कुलकर्णी ब्राह्मण थे। इनके किसी पूर्वज ने मुग्ध बोध या मुक्तिबोध नाम का कोई आध्यात्मिक ग्रंथ लिख करके संभवतः खिलजी काल में वो लिखा था और कालांतर में इसी पर वंश का नाम चलने लगा। इस पूरे नाम में कवि का शुद्ध और वास्तविक नाम गजानन है और माधव मुक्तिबोध इनके पिता का नाम है, जो परंपरा से जुड़ा हुआ है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर ग्वालियर में हुआ और उनकी आरंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। कवि का अपना व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार था कि वह रात के सन्नाटे, रहस्य, अंधकार, गुमक्कड़पन आदि से उनका एक विशेष लगाव था। उसके प्रति वो आकर्षित थे। जंगल में घूमते रहने का भी कवि को बहुत शौक था। अपनी पुस्तक एक साहित्यिक की डायरी में मुक्तिबोध ने लिखा है कि आज से कोई 20 साल पहले की बात है, मेरा मित्र केशव और मैं दोनों जंगल में घूमने जाया करते थे। जब हम हाई स्कूल में थे, केशव मुझे निर्जन अरण्य प्रदेश में ले जाता और हम भर्तरी की गुफा, मच्छिंद्रनाथ की समाधि, निर्जन किंतु पवित्र स्थानों में जाते। मंगलनाथ के पास सिप्रा नदी बहुत गहरी, प्रचंड, मंथर और श्यामलीन थी। उसके किनारे किनारे हम नए नए भौगोलिक प्रदेशों का अनुसंधान करते। तो मुक्तिबोध का एक और सहपाठी था शांताराम। वह गश्त की ड्यूटी पर तैनात हो गया था। तो मुक्तिबोध रात के समय उनके साथ शहर की एक तरह से घूमने के लिए उनके साथ निकल जाते थे। तो रात का सन्नाटा, पुलिस की सीटियाँ
गस्त, सर्वत्र एक रहस्य का वातावरण, और मुक्तिबोध संभवतः इसमें से कुछ प्राप्त करते थे। उनके काव्य का कोई भी प्रबुद्ध अध्येता इस बात को आसानी से पकड़ लेता था। इसका आभास उनकी कविताओं में सहज ही मिल जाता था। और मुक्तिबोध के पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। उनकी बराबर बदली होती रहती थी, अतः कवि की पढ़ाई का क्रम भी बनता टूटता रहा। घर में विपन्नता थी, फिर भी जैसे तैसे कवि ने होलकर कॉलेज से बीए किया और वे उज्जैन के मॉडर्न स्कूल में अध्यापक बन गए। किंतु इनके जीवन की विपन्नता ने इनका साथ नहीं छोड़ा। जीवित रहने के लिए कई काम धंधे किए, अनेक जगह अध्यापक की नौकरी की, संपादन कार्य किया, किंतु यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ा। बाद में मित्रों के परामर्श से मुक्तिबोध ने एमए तक अध्ययन किया और अध्यापक बन गए। राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में अंततः उन्हें नौकरी मिल गई और परिस्थितियों में लगभग थोड़ा सुधार हुआ। फरवरी 1964 को मुक्तिबोध पर पक्षाघात हुआ और क्षय के साथ साथ मस्तिष्क शोथ रोग बढ़ता गया। पूरे 7 माह तक ये अदम्य साहसी महाकवि इस रोग से लड़ता रहा, युद्ध करता रहा और अंततः 11 सितंबर 1964 को गजानन माधव मुक्तिबोध की मृत्यु हो गई और वो हमेशा के लिए मृत्यु की गोद में सो गए। मुक्तिबोध के व्यक्तिगत जीवन को देखते हुए एक बहुत बड़ी बात है कि उनका व्यक्तित्व सदैव उन्मुक्त रहा। घोर श्रमरत रहते हुए वो निर्द्वंद रहे। इसका आभास कवि द्वारा स्वयं लिखित तार सप्तक के जीवन तथ्य में मिलता है, वहाँ देखने को मिलता है। मालवे के एक औद्योगिक केंद्र में, जिसमें बड़े शहरों के गुणों को छोड़ करके उसकी सब विशेषताएं हैं, यह बंदा रोज जिंदा रहने के लिए या जिंदा वहाँ रहता था। नियमानुकूल 12 बजे दोपहर स्कूल जाता और लौटती बार अपने पैरों से अपनी सिगरेट पर ज़्यादा भरोसा रखते हुए घर की ओर चल पड़ता। सांझ 7 बजे पान वाले की दुकान पर नित्य मिलता है। उज्जैन के फीगंज में कहीं भी इस व्यक्ति को मटर गश्ती करते हुए आप पा सकते हैं। मुक्तिबोध अब तक जिंदा नहीं है, लेकिन उसका यह जीवन तथ्य इस बात को भी प्रकाशित करता है कि उसके स्वभाव की उन्मुक्तता को उनके काव्य में, लेकिन वह निर्द्वंद भाव नहीं देखने को मिलता। शायद सत्य का प्रकाशन मुक्तिबोध ने अपनी कविता में किया है। उसका एक उदाहरण है, स्वप्न के भीतर एक स्वप्न, विचारधारा के भीतर एक अन्य सघन विचारधारा प्रच्छन्न, कथ्य के भीतर एक अनुरोधी विरुद्ध विपरीत नेपथ्य संगीत, मस्तिष्क के भीतर एक मस्तिष्क, उसके भी अंदर एक और कक्ष, कक्ष के भीतर एक गुप्त प्रकोष्ठ और कोठे के सांवले गुहांधलार में मजबूत संदूक, दृढ़ भारी भरकम, और उस संदूक भीतर कोई बंद है यक्ष, या कि औरांग उटांग हाय अरे डर है न औरांग उटांग कहीं छूट जाए, कहीं प्रत्यक्ष न यक्ष हो। मतलब कि मुक्तिबोध का काव्य परतों की दुनिया है, जो इन परतों को धीरे धीरे खोलने में समर्थ होगा, वही इनके काव्य का सच्चा मर्मज्ञ होगा। उसे खोले बिना मुक्तिबोध और उनके काव्यत्व को पाना नितांत असंभव है। द्वंद्व के भीतर भी द्वंद्व, ये मुक्तिबोध के काव्य रहस्य का मूल मंत्र है। उनकी प्रत्येक कविता में द्वंद्व से परिपुष्ट एक घटना चक्र की व्यंजना मिलेगी। हरिनारायण व्यास के शब्दों में,
देवकीनंद खत्री, गोपाल राम गहमरी आदि ने एआरी और जासूसी उपन्यासों में घटना चक्रों का संकलन करते समय कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनके प्रवृत्ति प्रभाव में एक व्यक्तित्व इन कुतूहल और विश्व में पूर्ण घटना चक्रों को अपनी कविता का अंग बनाकर उनको एक नई व्यंजना देगा, नया सामाजिक अर्थ प्रदान करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। दरअसल माधव मुक्ति बोध का जो कार्य क्षेत्र है वो ग्वालियर, उज्जैन, सुजालपुर, बनारस, जबलपुर तक फैला था और इनका परिचय क्षेत्र डॉक्टर प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, श्री प्रकाश गुप्त से बाहर नहीं बढ़ सका। कम से कम इतने घनिष्ठ रूप में शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में ये बुद्धिवादी जब बहस में जुट जाते तो समय जैसे रुक जाता था। 10-10, 12-12 घंटे बहस चलती। बहस के दौरान मुक्तिबोध सब कुछ भूल जाते थे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अध्ययन मुक्तिबोध ने भली प्रकार किया था और वे अपने पूरे प्राणपण से प्रत्येक स्थिति को स्वीकार करते थे। यद्यपि कविता के अंदर मार्क्सवादी दृष्टिकोण को लाना अपने आप में एक बहुत कठिन काम था, किंतु इतने पर भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जांचा जा सकता है कि प्रयोगवादियों में मार्क्सवादी दृष्टिबोध को लाने का जो सर्वाधिक श्रेय है वो मुक्तिबोध को आता है।